हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट जो आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में मैं आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न करा रही थी, जिसमें से कल मैंने आपको 2015, 16 और 17 के क्वेश्चन पेपर हल करवाए थे। आज मैं आप लोगों को 2018 और 2019 का पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। आपकी जो मॉर्निंग में यानी कि जो आपकी आफ्टरनून में आपकी जो 2 बजे की क्लास होती है वो मैं नहीं ले पाई थी, तो आप लोगों का समय ना बर्बाद हो इसलिए मैं इस टाइम लेकर आई हूँ। और बाकी आपकी जो रात में जो 9 बजे की रिवीजन क्लास है, जो आपकी प्रैक्टिस सेट चलेंगे, वो तो डेली चलने ही चलने हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गिजुबाई बदेका के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है 2018 पेपर का। यानी कि जो हमारे बालकों की जो शिक्षा होती है उसके संदर्भ में हमारे गिजुबाई बदेका ने अपने क्या विचार रखे, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए, जो गिजुबाई बदेका है महात्मा गांधी जी हैं, ये आपके पहले जो आपका पेपर है वर्तमान भारतीय समाज, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये रोल इनका है और बहुत यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गिजुबाई बदेका जो है ये एक प्रमुख भारतीय शिक्षक थे, यानी कि ये एक भारतीय टीचर थे यानी शिक्षक थे। ठीक है, और शिक्षा के उनके दर्शन ने बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व जोर दिया है। यानी जो हमारे गिजुबाई बदेका हैं, इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बालक की रुचि के अनुसार ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा बच्चे की रुचियों, ज़रूरतों और क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए। यानी जो शिक्षा है वो बालक किस चीज़ में इंटरेस्ट लेना, उसकी रुचियों के आधार पर, उसकी जो ज़रूरत है उसकी आवश्यकताओं के आधार पर और उसकी क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, और यह कि शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी प्रदान करने के बजाय बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक बनाना है। यानी कि जो शिक्षक की भूमिका, एक टीचर की जो भूमिका है, वो केवल जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि क्या है, बच्चे की शिक्षा को सुविधाजनक अच्छा बनाना है। ठीक है, फिर गिजुबाई बदेका के अनुसार कहा गया है, अगर विद्यार्थी सीखने में रुचि नहीं रखते हैं तो उन्हें बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यानी बहुत से ऐसे हमारे जो बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे जिनको किसी सब्जेक्ट में रुचि, मान लो किसी को हिंदी में रुचि नहीं है तो किसी को इंग्लिश में रुचि नहीं है। ठीक है, तो अगर बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो उसके ऊपर आप कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि आप उसकी रुचियों को पहचानने की कोशिश करें या फिर ऐसी तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगे। अगर आपको देखना है कि बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, खेल में रुचि ले रहा है, तो आपको खेल में भी बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं। ठीक है, तो उनको सिखाएं। अगर बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा, पहले उसकी कमियों को जानें, उसकी कमी को सुधारें और सुधारने के बाद आप उसको ऐसी तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा रुचि लेने लगे, यानी खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बल्कि स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बच्चों को आप मार रहे हो, डांट रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों पे आप जोर जबरदस्ती कर सकते हो, बल्कि उसको क्या करें, एकदम फ्री छोड़ दें। ठीक है, छात्र केवल कुछ प्रकार की गतिविधियों में रुचि रखते हैं। हर बच्चा अनोखा होता है, यानी हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और उसकी अपनी पसंद नापसंद होती है। ठीक है, हर बच्चे की पसंद समान नहीं होती है। समझ में आया? पसंद को विकसित करना चाहिए और नापसंद को त्याग देना चाहिए। यानी बच्चे की पसंद को विकसित करें और उसकी जो नापसंद है उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें। ठीक है, चलिए, तो कैसे लगा ये आपको क्वेश्चन? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये मैंने अपने खुद के नोट्स आपको यहाँ पर दिया है और मुझे ये इजी लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम किस प्रकार का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी जो बाल श्रम है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक क्यों है, इसको आपको विस्तार में बताना है। ठीक है, तो बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। और ये मैंने अभी आपको इस तरीके, ये आपका क्वेश्चन रिपीट किया है, 2016 में भी ये पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। और जब आप देखेंगे उस क्वेश्चन को देखिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन चेंज थोड़ा कर दिया है। ठीक है, तो बाल श्रम निम्नलिखित प्रकार से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक क्यों? बाल श्रम
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाध्यता क्यों पैदा करता है? क्योंकि देखिए, अगर बच्चा गरीब होगा तो वो पढ़ने नहीं जाएगा, बच्चे के परिवार में कोई दिक्कत होगी वो पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, जब बच्चा बहुत गरीब है ना, निर्धन है, तभी तो वो पढ़ने नहीं जा रहा। वो भाई जब उसके पास पैसे नहीं है तो वो पढ़ने कैसे जाएगा? वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं काम करेगा अपने घर को चलाने के लिए, खुद को अपना खर्च उठाने के लिए और घर को भी चलाने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो कमी है भारत में वो है निर्धनता, यानी कि गरीबी। तो गरीबी क्या है? भारत में इस समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? निर्धनता है, यानी गरीबी है। गरीब परिवार के बच्चों को प्रायः अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए कार्य करना पड़ता है। यानी जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके पास खुद के खाने का पैसा नहीं है, वो पढ़ाई क्या करेंगे, ठीक है। तो वो अपना खर्च और अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए, उनको खाने पीने के लिए क्या करते हैं? बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वे क्या करते हैं? कारखानों में, कृषि में या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं, ठीक है। कहीं देखा होगा, कहीं किसी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, यानी हम ये कह सकते हैं जैसे कि मान लो कि क्या बोलते हैं, चाय वाले के पास गए हैं ना, उसका बर्तन धो रहे हैं, चाय का जो भी होता है वो धो रहे हैं, ठीक है। जो होटल वगैरह होते हैं वहाँ पर बच्चे काम करने लगते हैं, जोखिम वाले कारखानों में काम करते हैं, जितनी उनकी उम्र नहीं होती उससे ज़्यादा वो बोझ होते हैं ना, तो इस तरीके से वो काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव, यानी अच्छी शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, ठीक है। यानी भारत में कई बच्चों को अच्छे स्कूल तक पहुंच नहीं है। अच्छे स्कूल तक पहुंच मतलब कि उसके आसपास जो स्कूल हैं वो अच्छी तरीके से नहीं चलते हैं। वहाँ पे मान लो कि स्कूल खुलवाए गए हैं तो टीचर नहीं है ना, टीचर नहीं है, या फिर अच्छी शिक्षा टीचर हैं लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका नहीं पता है, या फिर स्कूल में टीचर ही नहीं आते हैं ना। बहुत सी मतलब यहाँ पर असुविधाएं हो सकती हैं, जैसे कि मान लो टीचर है तो वहाँ पर जो स्कूल से संबंधित जो सुविधाएं होती वो नहीं है ना, इस तरीके से। तो भारत में कई बच्चों को अच्छे स्कूलों तक पहुँच नहीं है। जब बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच नहीं होती है तो उनके स्कूल जाने के बजाय कार्य करने की संभावना अधिक होती है। जब उनको लगता है कि मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा मैं कमा लूँ, ठीक है, तो मैं अपने घर का खर्चा भी चला सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था छोटे व्यवसायों और स्वयं रोजगार करने वाले श्रमिकों से बनी है, ठीक है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था प्रायः उन्हें रोजगार प्रदान करती है। यानी जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो होती है वो छोटे छोटे व्यवसाय और खुद के रोजगार करने वाले श्रमिकों से बनी। यानी कि मान लो कि क्या है, चाय का ठेला लगा लिया, ठीक है, मोमोज का ठेला लगा लिया, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे रोजगार, यानी किसी होटल में जाकर काम करने लगे, छोटे छोटे जो होटल वगैरह होते हैं, बर्तन धोने लगे, है ना, इस तरीके से। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट है जागरूकता का अभाव, शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। यानी कि माता पिता को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, उनको समझाएं कि जो शिक्षा है वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अधिकांश माता पिता इस समस्या के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों से अनभिज्ञ हैं, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जातिवाद एक जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपको मैं बता दूं, हमेशा मैं कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने पढ़ लिया, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपका क्या हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। आपने इस फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि मैं डेली चिल्ला कर बोलती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था उन्हीं का पेपर नहीं अच्छा हुआ है, जो इधर उधर भागते रहे। कुछ मत करो, रूम लॉक करो, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट्टा मार लो, ठीक है। देखिएगा आपका 90+ मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा है तो। चलिए नेक्स्ट है, हमारे देश में जातिवाद की भावना एक सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आ रही है। यानी जो जातिवाद, आपको पता ही है, तो हमारे देश में क्या है, जातिवाद की जो भावना है ये एक सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आ रही है। व्यक्तियों में अपनी जाति के हितों के प्रति अधिक भाव होता है। आरक्षण की नीति तथा राजनीतिक खेलों ने इस भावना को बढ़ा दिया है। आज जातिवाद समाज में एक नासूर की भांति फैल गई है, ठीक है। नासूर एक बीमारी होती है, उसकी तरह वो फैल गई है, ठीक है। यह एक ऐसी, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि बीमारी की तरह फैल रहा है, ठीक है। यह एक ऐसी जटिल समस्या बन गई है जिसके कारण लोग देश हित को छोड़कर जाति हित पर अधिक सोचने लगे हैं। इससे एकता तथा अनेकता का भाव भी खंडित होता है, ठीक है। और आज यह समस्या न केवल सामाजिक समस्या रहेगी बल्कि ये राष्ट्रीय समस्या भी बन गई है, और जिससे पूरा राष्ट्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए
ये तो इजी लैंग्वेज थी, इसमें कुछ समझाने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत इजी लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता प्रति समझ किस प्रकार विकसित की जाती है। तो लैंगिक असमानता, लैंगिक तो समझ रहे हैं ना कि लिंग, ठीक है, लेकिन असमानता यहाँ पर कही गई है। तो लैंगिक असमानता से अभिप्राय लिंग के आधार पर भेदभाव अथवा असमानता से है, यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना या असमानता लिंग के आधार पर, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, पर लड़कियों को और महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। उनकी शिक्षा पर, उनके हर तरीके से उन्हें उनका शोषण किया जा रहा है, ठीक है। उनको शिक्षा में अभी भी बहुत ज़्यादा उनको आगे नहीं, हर चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रही है ना। तो ज़्यादातर जो लैंगिक असमानता है वो सबसे ज़्यादा है जो है वो महिलाओं के प्रति ही है, ठीक है। तो लैंगिक असमानता का मतलब होता है, लैंगिक असमानता से अभिप्राय लिंग के आधार पर भेदभाव अथवा असमानता से है, ठीक है। तो शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पर पूछा है। तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों के प्रति लैंगिक असमानता की समझ उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जब आप बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लड़के लड़की में बहुत भेदभाव किया जाता है। तो जब बच्चे आते हैं तो आप उनको सिखाते हो ना कि लड़का लड़की एक समान होते हैं, ठीक है, सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो मतलब इस तरीके से शिक्षा के माध्यम से हम लैंगिक असमानता को क्या कर सकते हैं, उनकी समझ को उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी बता सकते हैं, उनके बारे में समझा सकते हैं। संविधान में किसी भी प्रकार में लैंगिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है, मतलब किसी भी तरीके से लैंगिक जो भेदभाव है संविधान उसे स्वीकार नहीं करती है। उसके हित में सभी लोग समान हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वो धनी हो या फिर वो व्यक्ति निर्धन हो, किसी भी जाति का, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, तथा कोई भी भाषा बोलने वाला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये कहा गया है कि हमारा संविधान कहता है कि हमारे लिए कोई ना अमीर है, ना कोई गरीब है, ना वो किसी जाति का है, ना वो किसी प्रदेश का है। कोई भी वो भाषा बोलता हो, हिंदी बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, भोजपुरी बोलता हो, कुछ भी वो कोई भी भाषा बोलता हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे क्यों ना वो एक स्त्री हो, चाहे क्यों ना वो एक पुरुष हो, किसी भी धर्म का चाहे वो अनुयायी हो, उसके हर एक के साथ क्या करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए, ये हमारे संविधान ने कहा है, ठीक है। चलिए, समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त करने हेतु सभी बच्चों को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। यानी लैंगिक असमानता के बारे में सभी बच्चों को उसके बारे में उसके बताना चाहिए, हर एक बच्चे को। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा द्वारा बालकों में समानता की भावना का विकास कैसे किया जाए, ठीक है। तो लैंगिक भेदभाव दूर करने हेतु अभिभावकों को भी शिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। बहुत से ऐसे अभी भी बहुत से ऐसे पिछड़े होता नहीं कि मतलब अंधविश्वास वाले लोग थोड़े वैसे कि मतलब लड़का है लड़की थोड़ा भेदभाव रखते हैं, उनको भी समझाना चाहिए कि वे अपनी बेटी एवं बेटे में भेदभाव ना करें, दोनों के साथ समानता का व्यवहार करें, ठीक है। लड़का लड़की दोनों को समान समझे। तो आई होप समझ गए होंगे कि लैंगिक असमानता क्या होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है, इस भूमंडलीय ताप वृद्धि पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि क्या होता है, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना भूमंडलीय ताप वृद्धि कहलाता है। ये मैंने आपको एकदम सटीक जो होती है ना आपकी परिभाषा, वो उसका अर्थ लिखाया हुआ है, और ये राजन सीरीज पवन सीरीज बुक में थोड़ा टफ लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, यानी कि भूमंडलीय आप ये कहोगे कि पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना, ताप वृद्धि क्या होता, तापमान का बढ़ना, ठीक है। तो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि कहलाता है, ठीक है। अब भूमंडलीय ताप वृद्धि पर हम उस पर नियंत्रण किस प्रकार रखें, उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपाय यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि में नियंत्रण के उपाय। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि पर निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। कैसे,
वृक्षारोपण एक ऐसा उपाय है जो भूमंडलीय ताप को कम कर सकता है, यानी कि पेड़ों को लगाना, पेड़ों को काटने से रोका जाए, ठीक है, वृक्षारोपण, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाया जाए। तो वृक्षों को काटने से रोका जाए, उसी को हम वृक्षारोपण कहते हैं। तो वृक्षारोपण यानी पेड़ों को रोकने का एक ऐसा उपाय है जो हमारे भूमंडलीय ताप को कम कर सकता है। जब वृक्ष लगे होंगे तो हमारा भूमंडलीय ताप जो है वो, तो उसका तापमान जो है वो कम होगा। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करके वायुमंडल को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार भूमंडलीय ताप में कमी लाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, भूमंडलीय ताप बढ़ाने वाली गैसें भी होती हैं। उद्योगों में इस तरह की गैसों का उपयोग कम से कम किया जाए, जैसे भूमंडल के ताप में वृद्धि ना हो, यानी जैसे कार्बन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, और आपकी क्या होती है, जैसे कि आपकी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जो बहुत ही हानिकारक गैस होती है, जिससे कैंसर जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो भूमंडलीय ताप बढ़ाने वाली कुछ गैसें आती हैं, उन गैसों को कम किया जाए, यहाँ पर ये बात की गई। अब देखिए, हर घर में रेफ्रिजरेटर है, यानी कि जिसको हम फ्रिज नॉर्मली भाषा में बोलते हैं। हर घर में क्या है, हर घर में आपके वॉशिंग मशीन है, हर घर में तरह तरह की मशीनें हैं, और घर से भी बहुत सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती, जिससे हमारी ओजोन परत पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यही बताया गया कि जो भूमंडलीय ताप है उसको बढ़ाने वाली जो गैसें होती हैं उनको कम किया जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, मानवीय जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है, जिससे लोग उस कारणों को समझे जो भूमंडलीय ताप वृद्धि कर रहे हैं, और इन कारणों से दूर करने का प्रयास करें। मानवीय जागरूकता का मतलब ये है कि आप अपने जो आप आसपास की नालियां हैं उसमें पॉलीथीन को ना जमा होने दें, ठीक है, कूड़ा कचरा ना करें, नालियों में कूड़ा कचरा ना करें, और आपके जो आपका जो नदी है ना, नदी वगैरह जो होती, तालाब होते हैं, उनमें जानवरों को ना नहलाएं, कूड़ा कचरा ना करें, कपड़े उसके अंदर ना धों, है ना। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें मानव को भी जागरूक होना पड़ता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? संक्षेप में अपने विचार दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रिपीट किया है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर तो ये चल रहा है, वही बार बार बोलती हूँ ना, तो वही मुँह से निकल जाता है। तो ये आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं MCQ, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा, जिसे हम हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। मानवीय मूल्य कौन कौन से होते हैं, या फिर नैतिक मूल्य कौन से होते हैं, और ये शॉर्ट, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, निर्दयता और मानवता, प्रेम, भाईचारा, दृढ़ता इत्यादि मानवीय मूल्य हैं, ठीक है, मानव मूल्य है, यानी नैतिक मूल्य होते हैं ना। आप बच्चों को क्या सिखाते हो? झूठ मत बोलो, सच बोलो, ईमानदार बनो। कोई बच्चा चोरी कर रहा है ना, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, आप ईमानदार बनो। आत्मनिर्भर, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं, ठीक है, खुद पर आत्मनिर्भर हो। और निडर, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मानवता होनी चाहिए, यानी कि मानवता का मतलब होता है दूसरे के प्रति जो है वो प्रेम होना चाहिए, दूसरे के प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरों से प्रेम करना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, मर्सी हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, दृढ़ता इत्यादि मानव का मूल्य है। ये ऐसे मूल्य हैं जो हमें जीवन में सही प्रकार से आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। मूल्य शिक्षा का महत्व, मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है। ये सीखने के साथ साथ हमारे अंदर व्यक्तित्व में भी विकास करती है, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलपमेंट करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सभी क्वेश्चन रिपीट किए हैं, कल के क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं, ठीक है, शिक्षा एवं, और यहाँ पर लिख लीजिएगा शिक्षण की भूमिका, शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका, शिक्षण, ठीक है, शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका, ठीक है, शिक्षण मतलब ट्रेनिंग, ठीक है, शिक्षण की भूमिका, पढ़ाना जिसे हम बोलते हैं। चलिए, हमारे समाज में जातिवाद, कुलतीस और कुत्सित होता है, ठीक है, राजनीति, पक्षपात, शोषण, अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग आदि प्रवृत्तियां उन्मुक्त रूप से प्रचलित हैं। तो भला शिक्षा संस्थानों पर उनकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो जातिवाद करते हैं, पक्षपात करते हैं, शोषण, अन्याय, ये सभी में मतलब
कुछ लोगों में, सभी में नहीं, ठीक है। ये सभी इनका दुरुपयोग है। अधिकतर ये देखा गया है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और यहाँ तक कि कई शिक्षा मंत्रालयों में भी अधिकारी वर्ग द्वारा इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो। शिक्षकों को कुप्रशासन यानी कि गंदा प्रशासन, यानी कि गलत प्रशासन, कु मतलब बुरा प्रशासन, कु का मतलब होता है बुरा, ठीक है। अनावश्यक यानी जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक भय यानी बहुत डर, निष्क्रियता से मुक्त किया जाए तथा उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अधिकाधिक प्रेरित किया जाए जिससे विभिन्न समुदाय के शिक्षार्थियों एवं कर्मचारियों में परस्पर सौहार्द बढ़े। पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों को, पुस्तकों को, शिक्षण विधियों को, यानी जो भी आपकी जो टीचिंग मेथड होते हैं, सामरिक वातावरण में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे सांप्रदायिक अन्याय एवं शोषण के बीज छात्रों के मस्तिष्क में ना पनप सकें, ठीक है। ये सारे बीज, जातिवाद, ये सारे बीज एक बच्चे में ना विकसित हों, ठीक है। इस प्रकार शिक्षा तथा शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। बच्चों को भेदभाव, जातिवाद, ये सारी चीज़ें ना सिखा करके मिलजुल कर एकता के साथ रहना सिखाएं, ठीक है। यही हमारी क्या है, राष्ट्रीय सद्भावना कहलाती है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा की क्या भूमिका है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसे हम डेमोक्रेसी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या आशय है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है। जहाँ यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डेमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोग यानी पीपुल, है ना। लोग का मतलब क्या होता है, पीपुल, ठीक है। एंड क्रेटस शब्द का अर्थ है नियम, ठीक है, लोगों के नियम, ठीक है, यानी कि टू रूल। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों द्वारा नियम, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा नियम, रूल बाय द पीपुल, ठीक है, रूल बाय द पीपुल। चलिए नेक्स्ट है, अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था कही जाती है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा लोगों पर, यानी जिसके ऊपर नियम लगाए जाएंगे, ठीक है, लोगों पर लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारा संविधान कुछ हमें कुछ लागू करता है, तो वो लोगों के लिए लागू करता है और उसको उसके नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में हैं, ठीक है, आपको जो भी प्रिंसिपल कहेगा, जो अभी आपको टीचर कहेगा, जो भी प्रिंसिपल नियम लागू करेगा वो बच्चों के लिए करेगा, और बच्चों के लिए वो क्या करेंगे, टीचर उस नियम को लगाएंगे, ठीक है, कि ये आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर, ठीक है, और लोगों के लिए नियम लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। समझ में आ गया। मेन आपका ऑप्शन, आपका जो आंसर यहीं पर आपको बताना है। सबसे पहले बताना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फिर बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर लोगों के नियम लगाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं, जिससे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, अच्छी तरीके से चल सके, ठीक है। चलिए अब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है ये तो मैंने समझ लिया, लेकिन इसका जो शिक्षा पे क्या योगदान है, यानी इसका इफेक्ट जो है शिक्षा पे क्या पड़ेगा, एजुकेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं, यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे इसका जो डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसे होगा। चलिए, लोकतंत्र की सफलता का आधार स्तंभ शिक्षा को माना जाता है। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है, ठीक है, यानी पढ़ी लिखी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्यों में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की और विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि लोगों के प्रति क्या किया जाता है, लोगों को शिक्षा के प्रति उनका प्रचार प्रसार करके शिक्षा देने की बात यहाँ पर की गई है। वास्तविकता यह है कि शिक्षित नागरिक ही शासन तथा राजनीतिक के उत्तरदायित्वों का वहन निष्ठापूर्ण करने में सक्षम हो सकता है। यानी एक शिक्षित व्यक्ति ही अशिक्षित व्यक्ति को क्या कर सकता है, अशिक्षित व्यक्ति को तैयार कर सकता है शिक्षित करने के लिए, उसी को वो समझा सकता है, ठीक है। शिक्षित नागरिक ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है तथा मतदान का उपयोग कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में लोकतांत्रिक रूपी दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही क्या कर सकता है, अपने राज्य को चला सकता है,
यही कारण है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करने में हमेशा से ही भारत जैसे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल संचयन एवं जल संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। अब आपको एक बात मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो जल संचयन है या जल संरक्षण सेम आपका मतलब कि एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ आप जल संचयन को हो या जल संरक्षण, बात एक ही, यानी कि जल को इकट्ठा करना, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना ही जल संचयन कहलाता है और जल संरक्षण कहलाता है जल की रक्षा करना। अब कैसे? चलिए, सभी को पता है कि जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है, यानी कि जल का जो यानी कि पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत क्या है, कीमती होती है। इसे बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी जल को फेंकना नहीं चाहिए, बेकार व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसकी एक एक बूंद का हमें अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण कुआं तथा तालाबों में लगातार कमी होती जा रही है। ठीक है, आजकल की वजह से आजकल थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो देखिए आपको कुएं और तालाब बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक है, और भूमिगत जल का स्तर जो है वो गिरा जा रहा है। जब कुएं नहीं है, तालाब नहीं, तो भूमिगत जल का जो स्तर है वो गिर रहा है। ठीक है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। तो जल संकट से बचने के लिए जल का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो हमें कैसे जल का संरक्षण करना चाहिए भाई, हम कैसे कर सकते हैं? तो घरेलू स्तर पर जल का उचित व संयमित उपयोग एवं उद्योगों में पानी के चक्रीय उपयोग जल संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इस्तेमाल किए हुए पानी का फिर से शौचालय अथवा बगीचों में फिर से इस्तेमाल और रिसाइकलिंग करके, यानी कि जो आपने जिस जल को इस्तेमाल कर लिया है उसे आप उसका यूज़ शौचालय में कर सकते हो और क्या कर सकते हो, बगीचों वगैरह में उसका यूज़ कर सकते हो। फिर क्या है, जल का सदुपयोग कैसे करना है, इस दिशा में जन जागरूकता बढ़ाई जाए, यानी लोगों तक इसका जागरूक किया जाए कि वो जल को बेकार यानी उसको व्यर्थ ना होने दे, उसका सही तरीके से उपयोग करें। वर्षा जल का संग्रह करके हम पानी को बचा सकते हैं, यानी जो बारिश होती है उसके जल को इकट्ठा करके हम पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। चलिए अब 2018 का लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द है तो अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहा गया है कि सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द के लिए सभी छात्रों में प्रेम और आदर का भाव होना चाहिए। चौथा पॉइंट कहा गया है कि सामाजिक तथा पारस्परिक सौहार्द सहयोग के आधार पर बनता है। ऐसे व्यक्ति देश तथा राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं। तो मुझे इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं लग रही है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक सामाजिक और पारस्परिक व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होना चाहिए, लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। ठीक है, लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, थोड़ा मर्सी होना चाहिए, दया होनी चाहिए, व्यक्तियों के कल्याण का भाव इसमें होना चाहिए। छात्रों में प्रेम, सभी जितने भी छात्र सभी में प्रेम, आदर, सम्मान की भावना होनी चाहिए। सहयोग के आधार पर ये जो है वो बनता है, यानी कि सहयोग के आधार यानी मिलजुल कर रहने के आधार पर बनता है और राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 2019 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है और मैंने यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये मैं अगर आपको सारे एक साथ पढ़ा देती तो आप ना बोर हो जाते और मुझे भी थोड़ा अगर थक जाती, तो पढ़ाने में ये होता है ना मैं जल्दी जल्दी बस पढ़ा दूँ, तो मैं ऐसा नहीं पढ़ाना चाहती। मैं चाहती हूँ जो भी आप पढ़ें वो समझ के पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको पढ़ने, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ोगे। अब देखिए इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए और ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। देखिए ये मैंने खुद अपने ही वीडियोस के स्क्रीनशॉट लिए, देखिए वही सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं सब वही। ठीक है, ये देखिए स्क्रीनशॉट लिए मैंने अपनी ही वीडियोस के। ठीक है, चलिए देखिए वैदिक कालीन इसलिए लिए हैं क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स हैं, है ना, और नोट्स मैंने इतने अच्छे तरीके से बनाए, इतनी सरल भाषा में बनाए कि इससे अच्छा मुझे नहीं लगा कहीं। ठीक है, चलिए तो वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या है बताइए। तो अगर आपसे कहा जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता या गुण पूछा जाए तो यही आंसर देना है। अगर गुण पूछता है तो भी यही आंसर देना है, विशेषताएं पूछती तो भी यही आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो वैदिक काल में गुरुकुल में शिष्यों से किसी भी
आवास, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था निःशुल्क होती थी। ठीक है, यानी जो वैदिक काल में जो गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ते थे, आपको पता है गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ते थे तो उनको उनके जो रहने की व्यवस्था, उनके पढ़ने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके यहाँ तक कि उनके पहनने की व्यवस्था की जाती थी, है ना। जो भी वो वस्त्र वहाँ पर धारण करते थे उसकी भी व्यवस्था होती थी, वो भी क्या होती थी, फ्री में, यानी निःशुल्क होती थी। ठीक है, और आपको पता है बस क्या होता था, उसके बदले शिक्षक क्या होता था, शिष्य जो होता था वो शिक्षक की बातों को मानता था, उनका आदर करता था, उनका सम्मान करता था। ठीक है, बस बदले में उनको यही मिलता था। चलिए फिर क्या है, वैदिक काल में शिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास किए जाने के अतिरिक्त उन्हें आवास, भोजन, ठीक है, वस्त्र आदि की व्यवस्था निःशुल्क होती थी। यानी वैदिक काल में शिक्षा द्वारा मनुष्य के उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट, यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, सारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इसके साथ साथ उसे रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए सभी व्यवस्था क्या होती थी, निःशुल्क होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास किए जाने के अतिरिक्त कितनी बार आ गया है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये चीज़ यहाँ पर होती थी, और ये जो आपका पॉइंट है ये आपका ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं, ये अब सेकेंड पॉइंट और ये फर्स्ट और सेकेंड एक साथ मिल गया, ये मत पढ़िएगा। ठीक है, आपको ये पढ़ना, फिर से बता दूँ कि वैदिक काल में गुरुकुल में शिष्यों से किसी भी तरह का कोई निःशुल्क नहीं लिया जाता था, चाहे वो आवास रहने का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पहनने का हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट टिकना है। थोड़ी सी यहाँ पर पीडीएफ तैयार करने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट यहाँ से आएगा, वैदिक काल में शिक्षा द्वारा मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास किए जाने के अतिरिक्त उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराकर उनका नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाता था। यानी कि एक मनुष्य के यानी बच्चे के जो शारीरिक और मानसिक विकास को किए जाने के साथ साथ उसका जो सामाजिक विकास होता था, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, उनके कर्तव्य क्या थे, उनका कैसे उसको समाज में रहना है, ठीक है, राष्ट्रीय कर्तव्य, सभी का सामाजिक कर्तव्य, राष्ट्रीय कर्तव्य के बारे में बताकर उनका नैतिक और शारीरिक विकास किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट 3, वैदिक काल में क्या होता था, वैदिक काल में प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास के लिए परा तथा अपरा दोनों प्रकार की क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा किसी भी प्रकार की बाहरी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती थी। ठीक है, गुरुकुल में शिक्षा में गुरु का पूर्ण दायित्व था एवं शिक्षा उन्हीं के नियंत्रण में थी। यानी कोई भी बाहरी शिक्षा नहीं दी जाती थी, गुरुकुल के अंदर जो भी शिक्षा होती थी उसी को बच्चों को दिया जाता था। वही बच्चा अपने गुरु के समीप रहकर ही सारी शिक्षा को पूरा करता था। ठीक है, और शिक्षा उन्हीं के नियंत्रण में ही होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता था, वो गुरु ही सारा एग्जाम्स लेते थे। ठीक है, वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की प्रभावशाली विधियों का विकास किया, जैसे व्याख्यान विधि, बच्चों को व्याख्या के माध्यम से बताना, अनुकरण विधि, नकल करके, विचार विमर्श करके, सोच समझ के, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछ करके, तर्क यानी कि सोच विचार के प्रयोग करके, अभ्यास करके, नाटक एवं कहानी प्रमुख विधियाँ उस समय शामिल थी। ठीक है, इन सभी विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, शिष्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मध्यकालीन या मुस्लिम युगीन या मध्य युगीन शिक्षा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। यानी कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा में कौन सी इस्लाम धर्म के लोग हैं, तो इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम का प्रचार प्रसार करके प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य था उस समय। ठीक है, तथा इसे अत्यंत पुण्य कार्य स्वीकार किया जाता था। यानी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, प्रत्येक मुसलमान को इस्लाम का प्रचार प्रसार करना होता था, और इसे यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत पुण्य वाला काम समझते थे। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों तथा कानूनों को भारत में फैलाना था। ठीक है, यानी कि मुस्लिम में जो भी चीज़ें होती हैं, उनके जो भी सिद्धांत, उनके जो भी कानून है, वो भारत में फैलाना। तीसरा पॉइंट है, मुसलमान सांस्कृतिक वैभव तथा ऐश्वर्य पर विशेष महत्व देते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना था। मोहम्मद साहब के जो चारित्रिक निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाता था, यानी उनके बताए राह पर चला जाता था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को बताइए। यानी इस समय यानी वर्तमान में शिक्षा को प्रभावित करने वाले, शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो शिक्षा का उद्देश्य आपको पता है बहुत व्यापक है, बहुत लंबा है। उनके उद्देश्य विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे दार्शनिक कारक, यानी शिक्षा को दार्शनिक कारक के द्वारा प्रभावित किया जाता है। सांस्कृतिक कारक हो गया, समाजशास्त्री कारक हो गया, आर्थिक कारक हो गया, राजनीतिक कारक हो गया, पर्यावरणीय कारक, नैतिक कारक और धार्मिक कारक। ठीक है, चलिए अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और गिजुभाई बधेका। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, गिजुभाई बधेका और महात्मा गांधी जी का। चलिए, महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करे, उसे नैतिक बनने के लिए प्रेरित करे। वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे, तांत्रिक मानते थे। ठीक है, सच्ची शिक्षा, इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी जी का कहना था कि सच्ची शिक्षा वह है, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकसित एवं उत्तेजित करती है। इनका मतलब ये नहीं था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटना ही नहीं है। इनका मतलब था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो शिक्षा के माध्यम से। बच्चा अच्छा बुरा हर चीज़ समझे, खुद सोचे, खुद समझे, खुद करे। ठीक है, इनका मतलब ये नहीं था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि आओ पढ़ा दो, ज्ञान दे दो। ठीक है, इनका मतलब था शिक्षा, सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की को विकसित कर उसे उत्तेजित करती हो। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले किसकी कल्पना की थी? बुनियादी शिक्षा की, जिसको हम बेसिक शिक्षा कहते हैं। आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, और उसकी पृष्ठभूमि में गांधी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा ही होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये है, शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको अभी कल भी बताया था, कल की क्लास में भी, कि शिक्षा समाज का दर्पण है। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हमारा है किसका? ये स्टेटमेंट हमारा गिजुभाई बधेका का है। ठीक है, सॉरी, ये स्टेटमेंट हमारा है जॉन ड्यूई का। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? जॉन ड्यूई का। ठीक है, शिक्षा समाज का दर्पण है, ये स्टेटमेंट किसका है? जॉन ड्यूई का। याद रखिएगा, ये इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे स्पष्ट किया जाए, ये बात कही गई। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज में परिवर्तन लाता है। ये कहा गया है कि शिक्षा एक दर्पण के समान, एक शीशे के समान। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो है समाज में क्या लाता है? बदलाव लाता है। ठीक है, मनुष्य सामाजिक संस्थाओं का संगठन करता है, यानी कि सोशल जो सोशल चीज़ें होती हैं, यानी सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, उनका क्या करता है? संगठन करता है। ठीक है, ठीक है, वह संस्कृति का विकास भी करता है। इस प्रकार इस विकास के लिए उसे शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसी कारण शिक्षा का समाज पर प्रभाव देखा जाता है। फिर कहा गया है कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, शिक्षा मनुष्यों के दृष्टिकोण को उदार बनाती है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार किए हैं। ठीक है, मनुष्य ने क्या किया है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग क्या किए हैं? आविष्कार किए हैं। और किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। अगर वो एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो आविष्कार नहीं कर पाता। शिक्षा के द्वारा ये आविष्कार संभव हुए हैं। शिक्षा का कार्यक्रम अत्यंत व्यापक है। शिक्षा बालकों के व्यक्तित्व का भी विकास करती है, उसकी पर्सनालिटी को भी डेवलपमेंट करती है, पर्सनालिटी को डेवलप करती है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के द्वारा वातावरण का रूप परिवर्तन करने या उनमें सुधार करने योग्य बनाना है। अगला पॉइंट है, समाज अपनी आवश्यकताओं व मान्यताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है। यानी अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी मान्यता के लिए वो क्या करता है? शिक्षा की व्यवस्था करता है। और समाज की संरचना उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि दशाओं पर प्रकाश डालती है। समाज में होने वाले जितने भी बदलाव हैं, जितने भी परिवर्तन हैं, या मानव में चेतना को जागृत करना है या व्यक्ति को समायोजन के योग्य बनाना है, तो शिक्षा का ही कार्य है। किसका कार्य है? ये सब शिक्षा का कार्य। अगर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाज के विकास का मूल शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा समाज के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है और समाज का दर्पण है। समझ में आ गया? चलिए, यानी कि शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के बिना सब असंभव है, जो भी है शिक्षा से ही है। ठीक है,
अगला है मारिया मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति का उल्लेख कीजिए। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलिए, तो मारिया मोंटेसरी की जो शिक्षा पद्धति है वो क्या कहती है? छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, यानी छात्रों को अपने आने वाले जीवन के लिए क्या करना? तैयार करना। ठीक है। छात्रों में शांति, उनके लिए शिक्षा क्या थी ये कहा गया है। तो शिक्षा क्या थी उनके लिए? छात्रों में शांति, सेवा धर्म यानी धर्म की सेवा, मानवता की शिक्षा तथा नैतिकता का विकास करना। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। इन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सर्वप्रथम प्रकृति के सानिध्य में रहकर उनके दर्पण, ठीक है, की समुचित जानकारी करना। ठीक है, पदार्पण की समुचित जानकारी करना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा छात्रों में समायोजन की क्षमता, समायोजन का मतलब आप समझते हैं ना कि एक साथ रहने की क्षमता। ठीक है, यानी कि साथ साथ सभी इस ग्रुप में रहने की, समायोजन ग्रुप में रहने की, साथ साथ रहने की क्षमता को विकसित करके नवीन परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी कि समायोजन का मतलब होता है कि कहीं भी आप रह करके अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेना। ठीक है, समायोजन का मतलब होता है अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान रखकर शिक्षा नीति को बनाया। अपना नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। वुड डिस्पैच की जो शिक्षा थी उसको क्या कहा था? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते थे, है ना? चलिए, इनकी मुख्य बातें ये हैं कि शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। इनके लिए जो शिक्षा जो थी वो था, इनका जो मकसद था वो था कि अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। ठीक है, पाश्चात्य मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, शिक्षा का इनका मतलब था शिक्षा जो है वो अंग्रेजी और देशी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए, यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। शिक्षा की मातृभाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और इनकी जो अंग्रेजी और देशी भाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा दें, इन्होंने ये कहा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, यानी शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, टीचिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा था विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो, यानी कि जो हाई एजुकेशन जो होता है उसके लिए क्या हो, यूनिवर्सिटी वगैरह हो। नेक्स्ट है व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया और जन शिक्षा की स्थापना की जाए। इन्होंने इसके बारे में बताया। किसने? वुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताएं थी इसमें। चलिए, ये सारी विशेषताएं आपको पढ़ लेना है, बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो, सिर्फ रिविजन करना है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की क्या भूमिका है, बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक और विद्यालय की भूमिका को हम कई तरीके से समझ सकते हैं, निम्नवत तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये कि संस्कृति को नवीन पीढ़ी तक पहुंचाना, यानी जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इसको आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना, नई पीढ़ी तक पहुंचाना। नेक्स्ट है शाश्वत मूल्यों में स्थायित्व लाना। ठीक है, तीसरा है परिवर्तनशील कारक के रूप में कार्य करना, यानी कि कुछ अलग अलग करते रहना। फिर है सामाजिक परिवर्तन की शिक्षा देना। ठीक है, समाज में होने वाले बदलाव की भी शिक्षा देना। लोकतंत्र का पालन करते हुए कक्षा में जनतंत्रात्मक वातावरण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करके सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता करना, यानी लोकतंत्र का पालन करते हुए, यानी जो भी लोगों के लिए नियम कानून बने हैं उसका पालन करते हुए कक्षा में जनतंत्रात्मक, यानी कि जो भी कक्षा में बच्चे हैं उनके नियमों का पालन, वातावरण और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करके समाज में बदलाव लाने में सहायता करना। ठीक है, जनता तक आप जो भी नियम, जो भी पालन है लोगों के लिए, वो जनता तक पहुंचा करके उनके वातावरण और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करके सामाजिक बदलाव लाने में सहायता करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो आदर्शवाद है उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आशय है ज्ञान, अनुभव, सामाजिक तैयारी, मानवता से परिपूर्ण गुणों का विकास, समायोजन, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण कराना तथा ईश्वर के गुणों की प्राप्ति करना। इनका मतलब था कि लोगों तक ज्ञान पहुंचाना, उनका अनुभव, उनकी सामाजिक तैयारी, मानवता से परिपूर्ण गुणों का विकास, समायोजन और आध्यात्मिक ज्ञान से
परिपूर्ण कराना और ईश्वर के गुणों की प्राप्ति करना है। ठीक है। आदर्शवाद में बालक को शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु नहीं माना जाता। ठीक है। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में भावों, विचारों व आदर्शों का महत्वपूर्ण स्थान है और इनको प्रदान करने के माध्यम के रूप में वह अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वह बालक को गौड़, समझ में आ गया? गौड़ का मतलब होता है दूसरा स्थान। जो आदर्शवादी थे वो शिक्षक को क्या करते हैं, शिक्षक को मेन मानते हैं। इनके अनुसार शिक्षक के बाल केंद्रित शिक्षा नहीं, कैसी होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी इनके अनुसार। ठीक है। किसके अनुसार? आदर्शवाद के अनुसार। और इसमें बालों को, यानी कि जो शिक्षक कहेगा वही होगा। शिक्षक मारे पीटे कुछ भी करे, शिक्षक ही सब कुछ है। ठीक है। अध्यापक ही सब कुछ है। और बालक क्या है? बालक गौड़ है, यानी इसको दूसरा स्थान दिया गया है। वह छात्रों को एक आध्यात्मिक प्राणी मानते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के विकास में समुदाय की क्या भूमिका है? चलिए देखते हैं। तो विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका, विद्यालय के विकास में समुदाय की निम्नलिखित भूमिका। पहला है अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना, यानी अभिभावक और शिक्षक संघ की स्थापना में क्या है, अभिभावकों तथा शिक्षकों के संपर्क हेतु अभिभावक शिक्षक परिषदों का निर्माण कराना। यानी कि आपने सुना होगा पेरेंट मीटिंग होती है ना, होती है कि नहीं होती पेरेंट मीटिंग? तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि यानी कि शिक्षक और अभिभावक के बीच संपर्क होना चाहिए। यानी बच्चा क्या कर रहा है, मान लो कि आपकी क्लास में बच्चा बहुत गुस्से वाला है, बहुत जिद्दी है, पढ़ नहीं रहा है, क्या उसको दिक्कत है क्या नहीं, वो उसको अभिभावक के थ्रू ही पता चलता है। तो इसलिए अभिभावक और शिक्षक को संपर्क में रहना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना, यानी विद्यालय को समाज का केंद्र बनाया जाए जिसे समाज के सदस्य उसे अपना समझे। यानी विद्यालय को एक समाज का केंद्र बनाकर रखना चाहिए ताकि जो समाज के लोग हैं, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, जो सदस्य हैं, उसे अपना समझे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना करना, यानी समुदाय के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए विद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बना सके। ठीक है। चलिए तो ये हो गए आपके विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका, और ये आपका जो ये था लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपकी क्लास एंड होती है। और आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो 9 बजे आएगी, आपको पता है, रात के 9 बजे। ठीक है। डेली होगी आपकी, और ये आपकी यानी 9 PM पे, और ये आपकी जो है प्रैक्टिस क्लास होगी। तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा, और अगर आपको उसकी तैयारी है तो आप तैयार करके आइएगा। और इस जो 9 बजे की क्लास में जो प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही सारी क्लासेस यहाँ पर चलेंगी। ठीक है। जहाँ से आपके मान लो कि आपका एक पेपर से उसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा गया, 4 क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत होते हैं 3-4 क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से 3-3 पूछे जाए, 4-4 पूछे जाए, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए जो आपकी जो क्लास है तो उसमें वहाँ पर भी जो भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो कराई जाएंगी, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर हैं उनको कवर कराया जाएगा। और ये आपकी क्लास डेली चलती रहेगी। ठीक है। इसमें आपका ये चलता रहेगा, और जो भी राजन सीरीज, पवन सीरीज, वो यहाँ पर सब होती रहेंगी, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें चलेंगी। ठीक है। तो अगर आपने अभी मेरी और भी कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। पता नहीं क्या क्या मुंह से निकलता रहता है, सॉरी गाइस। तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसके साथ साथ आप वीडियोस पे जाइए, और जो भी लाइव क्लासेस लेती हूँ ना वो लाइव पे जाया करिए, लाइव पे मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो हर सब्जेक्ट की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप स्क्रॉल करिए, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए, तो नीचे आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइंट हो जाइए, और टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। पता नहीं कैसे आप लोग नहीं जान पाते हो। जैसे ही आप नीचे की तरफ क्लिक करोगे, जहाँ पर चीज़ें लिखी होती हैं कि मैंने क्या पढ़ाने को मैंने यहाँ पर दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे क्लिक करोगे तो देखिएगा नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करें, आप उसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। जहाँ पर आपको फ्री में सारी PDF मिलती रहेंगी, जो भी ये मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ ना, इसको फ्री में आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। कोई यहाँ पर पेड वगैरह नहीं है। ठीक है। कोई मैंने यहाँ पर कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ आप फ्री में देख सकते हो। तो इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी आप लोग
पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, है ना, सारी चीज़ें मैं डेली बताती रहती हूँ, ऐसे करिए वैसे करिए, ठीक है। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करके हम इस वीडियो को बंद करते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 9 बजे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।